Assalamu alaikum. Our next topic from the pediatrics is about the malnutrition. So malnutrition is what? It is the pathological state. It is not physiological, it is pathological state resulting from relative or absolute deficiency of one or more essential nutrients. ठीक है, जो हमारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, essential nutrients होते हैं, उनकी relative या absolute deficiency अगर हो, एक न्यूट्रिएंट की या एक से ज़्यादा की, उसकी वजह से जो बॉडी में एक पैथोलॉजिकल स्टेट डेवलप हो जाती है उसको कहते हैं मालन्यूट्रिशन। पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। किस एज में कॉमन होता है? 3 months to 6 years में, 3 months to 3 years, 3 months to 3 years। ठीक है, 3 months to 3 years जो होता है ना, ये malnutrition कॉमन होती है। अगर ये इन्फेंट्स में होती है या प्री स्कूल चिल्ड्रन में होती है malnutrition, इन्फेंट्स मतलब 1 साल से छोटे बच्चे हैं या अभी स्कूल नहीं जाना शुरू हुए, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उनके अंदर जो क्या होता है, अगर malnutrition हो जाए तो परमानेंट फिज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाती है और मेंटल डेवलपमेंट भी इफ़ेक्ट होती है। फिज़िकली और मेंटली बच्चा जो है वो परमानेंटली इफ़ेक्ट हो जाता है अगर उसको malnutrition हो जाए इन्फेंसी में या प्री स्कूल टाइम में। ठीक है, ये वाली लाइन आपने करनी है। कॉमन इन चिल्ड्रन बिटवीन 3 months to 3 years, और ये कि malnutrition अगर इन्फेंट्स और प्री स्कूल में हो जाए तो ये होता है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं malnutrition की टाइप्स की। malnutrition 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मतलब कि खाना ही नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। ठीक है, व्हेन देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ फूड अवेलेबिलिटी तो उसको कहते हैं प्राइमरी malnutrition। और अगर खाना तो अवेलेबल है लेकिन वो हम खा भी रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, दैट इज़ सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या होता है? व्हेन देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। अब कैसे अवेलेबिलिटी नहीं होगी फूड की कि बच्चा पैदा हुआ है और मदर को जो है वो लैक्टेशन ही नहीं हुई, ब्रेस्ट फीड कैसे करवाए? फॉर एग्ज़ाम्पल, मदर जो है वो बीमार हो गई है या दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है जिसकी वजह से उसको ब्रेस्ट मिल्क ही नहीं आया, तो वो बच्चा, उसको ब्रेस्ट मिल्क मिलेगा ही नहीं। फिर मदर जो है उसने बच्चे को वीनिंग जो है उसमें इग्नोरेंस की कि बच्चे को सही तरह खिलाया ही नहीं है। वीनिंग उसको पता ही नहीं था, 6 महीने का बच्चा हो जाए तो मैंने इसको वीनिंग स्टार्ट करवानी है। ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ उसको अब और चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, देन पॉवर्टी, ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होगा फूड। फिर कल्चरल पैटर्न्स हैं, और कल्चरल पैटर्न्स, उसके बाद लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड रिपीटेड इलनेसेस। ठीक है, फैमिली प्लानिंग लैक। फैमिली प्लानिंग लैक मतलब कि मदर जो है वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है और अब मदर भी मैलनरिश्ड है, उसका नेक्स्ट बेबी आ गया और बेबी भी मैलनरिश्ड है। सो दीज आर द प्राइमरी कॉजेज़। या तो लैक्टेशन ही नहीं है, वीनिंग नहीं है, पॉवर्टी है, कल्चरल पैटर्न्स हैं, इम्यूनाइजेशन नहीं है और बार बार बच्चा बीमार हो रहा है, और लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। फिर सेकेंडरी कॉजेज़ आते हैं। सेकेंडरी malnutrition मतलब कि उसमें खाना तो अवेलेबल है लेकिन कोई कॉज है, लाइक इन्फेक्शन, मैल एब्जॉर्प्शन, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस, कि खाना खाया जा रहा है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल मीज़ल्स, टीबी, यूटीआईज़। ठीक है, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, इन सब इन्फेक्शंस की वजह से क्या होगा, खाना जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बच्चा बीमार रहेगा। उसके बाद क्या है, इन्फेक्शंस के बाद कंजेनिटल डिजीज़ हैं बॉडी में, लाइक हार्ट डिफेक्ट्स हैं, वीएसटी, एएसटी, लंग डिजीज़, जिसकी वजह से malnutrition है। फिर थर्ड इज़ मैल एब्जॉर्प्शन, so congenital diseases,
एंड मेल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, लाइक सीलिएक डिजीज़, लैक्टोज इंटॉलरेंस, देन मेटाबॉलिक डिजीज़ लाइक बच्चे को डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ इंसिपिटस है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, और देन इज़ द साइको सोशल डेप्रिवेशन. So these are the secondary causes. Secondary malnutrition due to some cause, due to infections, due to congenital defects, due to malnutrition, due to metabolic disorders and psychological deprivation. So after discussing about the definition of malnutrition and types of malnutrition, which are primary and secondary malnutrition, we will discuss about classifications. इसमें हम different classifications देखेंगे. First will be the Gomes classification, then is the Harvard-Boston classification, then is Waterloo classification, then is Wellcome classification, and then is General classification. अभी classifications आपके MCQs के लिए भी important है और वैसे भी आपको आनी चाहिए. So first is Gomes classification. Gomes classification जो है इसमें हम क्या करते हैं, Gomes में वेट को एज के साथ देखते हैं. वेट असेस्ड अकॉर्डिंग टू एज, कि एज के मुताबिक उसका वेट कितना है. ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है इस क्लासिफिकेशन का कि ये बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है, और डिसएडवांटेज क्या है इस क्लासिफिकेशन का, क्योंकि ये सिर्फ वेट के साथ रिलेशन कर रहा है, एज के साथ, हाइट को या दूसरे पैरामीटर्स को नहीं एज के साथ डिस्कस कर रहा. तो इस वजह से हम गोम्स क्लासिफिकेशन को कहते हैं कि इसका ये डिसएडवांटेज है. इसकी 3 डिग्रीज़ होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री. ठीक है, अब आप ना थर्ड डिग्री से स्टार्ट करें. थर्ड डिग्री मेल न्यूट्रिशन, सेकेंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री. थर्ड डिग्री इज़ सीवियर, सेकेंड डिग्री इज़ मॉडरेट एंड फर्स्ट डिग्री इज़ माइल्ड. क्या होता है थर्ड डिग्री में, 60% जो है बिलो ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट फॉर एज, और अगर 60 to 75 बिलो एक्सपेक्टेड वेट है तो दिस इज़ सेकेंड डिग्री, और अगर 75 to 90% बिलो है तो दैट इज़ माइल्ड, फर्स्ट डिग्री. ठीक है, तो 60 लेस देन 60, देन 60 to 75 और 75 to 90. ठीक है, एक्सपेक्टेड वेट का अगर 90% है तो फर्स्ट डिग्री, अगर 75% तक है तो सेकेंड डिग्री, अगर 60 से कम है तो थर्ड डिग्री. ठीक हो गया. तो वेट फॉर एज कॉम्स के लिए याद रखना है, इट इज़ एक्चुअली हैविंग वेट फॉर एज, और उसकी डिग्रीज़ का नाम, डिग्रीज़ की परसेंटेजेस आपने याद रखनी है. देन इज़ वाटरलो क्लासिफिकेशन. वाटरलो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि इसमें हाइट भी होती है और वेट भी होती है. ठीक है, हाइट वेट दोनों चीज़ें हम देखते हैं. इसमें आपने क्या देखना होता है, हाइट और वेट दोनों को. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेट और यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट. अगर हाइट जो है वो 90% से कम है और वेट भी 80% से कम है तो इसका मतलब हाइट भी कम है, वेट भी जो है एज के लिहाज से कम है, हाइट भी एज के लिहाज से कम है. इसका मतलब कि बच्चा जो है वो क्रोनिक मैलन्यूट्रिशन में गया हुआ है. अगर बच्चे की जो 80 to 120 वेट है और हाइट जो है वो 90% से कम है, ठीक है, तो इसका मतलब कि उसका वेट तो ठीक है 80 to 120 फॉर द एज, लेकिन उसकी हाइट कम है. तो इस वजह से हम कहते हैं स्टंटेड. स्टंटेड मतलब उसकी हाइट कम है लेकिन उसको मैलन्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि 80 to 120 ठीक है वेट, और फिर 120 से ज़्यादा मतलब अब वेट भी ज़्यादा हो गया है और हाइट कम है, मतलब वेट ज़्यादा है, हाइट एज के लिहाज से कम है, तो इसको कहते हैं स्टंटेड है, मतलब हाइट कम है, और ओबीज़ है मतलब वेट ज़्यादा है. ठीक है, अगर दोनों कम होंगे तो क्रोनिक मैलन्यूट्रिशन. ठीक है, अगर हाइट कम है वेट ठीक है तो स्टंटेड, और अगर वेट ज़्यादा है हाइट कम है तो स्टंटेड एंड ओबीज़. फिर इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि अगर हाइट हमारी 90% से ज़्यादा है, मतलब कि हाइट 90% से ज़्यादा है लेकिन वेट चेंज हो रहा है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस बॉक्स में आए कि वेट जो है, सबसे पहले वेट 80% से कम है और हाइट ठीक है 90% से ज़्यादा एज के लिहाज से, मतलब वेट कम है हाइट ठीक है
तो इसका मतलब इट इज़ नॉट क्रॉनिक malnutrition, इट इज़ एक्यूट malnutrition, जिसमें क्या हुआ एकदम से उसको malnourishment हुई, हाइट उसकी ठीक थी, ग्रो हो गया हुआ था बच्चा, लेकिन उसका वेट गिर गया उस malnutrition की वजह से, एक्यूट malnutrition की वजह से। ठीक है, फिर 80 to 120 वेट है, हाइट भी 90% से ज़्यादा है, मतलब एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। ठीक है, और अगर हमारा वेट जो है वो ज़्यादा है लेकिन हाइट भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो ओवरऑल ओबीज़ है लेकिन स्टंटेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी होती है वाटरलो क्लासिफिकेशन, जिसमें हम हाइट और वेट को दोनों जो है दोनों को लेके आते हैं, एज के साथ कंपेयर करते हैं और फिर हम ये चार्ट बनाते हैं। इन्होंने आपकी बुक में ये वाली बनाई हुई है, लेकिन ये आपकी जो है ना मतलब इतनी अच्छी नहीं है, आपकी वो ही वाली ज़्यादा अच्छी है। इसमें उन्होंने जैसे ये बताया हुआ है कि अगर जो है बहुत 70% से भी कम है तो स्वीयर है, 70 to 80 तो मॉडरेट है और 90 तक है तो माइल्ड है। ठीक है, लेकिन वो जो वाटरलो क्लासिफिकेशन बताई है ना वो आपने करनी है। फिर आता है वेलकम क्लासिफिकेशन। गोम्स क्लासिफिकेशन में क्या था, सिर्फ वेट था। वाटरलो में दोनों थे, हाइट और वेट। और अब आ जाता है वेलकम क्लासिफिकेशन। वेलकम क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, वी वेलकम एडिमा, मतलब इसको अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एडिमा हम क्लासीफाई करते हैं वेलकम क्लासिफिकेशन में, कि एडिमा जो है ना वो उसमें क्या सीन आ रहा है। तो वी हैव द डिजीजेस क्वाशियोरकर, मरास्मिक क्वाशियोरकर और पोंड्रल रिटार्डेशन, ये 4 डिजीज़ होती हैं, हमने इनको इसके अंदर फिट करना होता है। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि एडिमा जो होता है ना, एडिमा बॉडी के अंदर एडिमा हुआ ना, दिस इज़ प्रेजेंट इन क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर में एडिमा होगा और मरास्मिक क्वाशियोरकर में एडिमा होगा, इन दोनों में एडिमा होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि क्वाशियोरकर में जो वेट है वो 60 to 80% फॉर एज होगा। ठीक है, लेकिन मरास्मिक क्वाशियोरकर में वेट बहुत कम होगा, 60% से भी कम होगा, मतलब ज़्यादा स्वीयर फॉर्म कौन सी है, मरास्मिक क्वाशियोरकर। तो ये चीज़ आ जाती है। दूसरी तरफ आ जाए कि एडिमा जिसमें नहीं होगा, वो 2 चीज़ें हैं, मरास्मस और पॉन्ड्रल रिटार्डेशन में एडिमा नहीं होता। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है, वेट फॉर एज में, कि मरास्मस इज़ वेरी मच स्वीयर फॉर्म, कि जिसमें वेट बहुत गिर जाता है, 60% से भी कम, बंदा मारा हो जाता है, माड़ा माड़ा मतलब बहुत पतला दुबला, वेट गिर गया। पॉन्ड्रल रिटार्डेशन में वही क्वाशियोरकर वाला हिसाब होता है कि 60 to 80% होता है लेकिन एडिमा नहीं होता। तो एडिमा आप याद कर लें किस में होता है किस में नहीं, और फिर ये याद कर लें कि मरास्मस और मरास्मिक क्वाशियोरकर में बहुत कम वेट होता है, तो ये आपको टेबल आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपकी है कि 3 आपने याद की हैं, गोम्स क्लासिफिकेशन, वाटरलो क्लासिफिकेशन और वेलकम क्लासिफिकेशन, और यही आपकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं, क्लिनिकल जो है ना हमारी जनरल क्लासिफिकेशन होती है। जनरल क्लासिफिकेशन में हम 3 चीज़ें देखते हैं, 3 चीज़ें जनरल क्लासिफिकेशन में देखते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं, हम मिड आर्म सरकमफ्रेंस लेते हैं बच्चे का, स्किन फोल्ड थिकनेस चेक करते हैं और क्वैक स्ट्रिप। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मिड आर्म सरकमफ्रेंस। नॉर्मल जो मिड आर्म सरकमफ्रेंस होता है, मिड आर्म सरकमफ्रेंस की समझ आ रही है, हमने उसका जो है ना माप ले लेना है, एक समझ लें जैसे इंची टेप के साथ माप लेते हैं ना अपने बाजू का, वैसे ही कि वो कितना उसका जो कहते हैं बाइसेप टाइप। ठीक है, तो वो उसको चेक करते हैं हम इसमें। तो मिड आर्म सरकमफ्रेंस की जो नॉर्मल वैल्यू होती है एक बच्चे के अंदर, वो 12.5 to 16.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 12.5 to 16.5 सेंटीमीटर इज़ एक नॉर्मल मिड आर्म सरकमफ्रेंस। तो ये चीज़ होती है। तो हम ले लेते हैं और फिर उसको रेड, ब्लू और ग्रीन, हमारी एक इस तरह की पट्टी होती है, ये टेप होती है। ठीक है, उसको हम बांधते हैं, ये टेप होती है, इसे हम आर्म सरकमफ्रेंस लेते हैं और इसको इस तरह से बांधते हैं और फिर देखते हैं कि वो कौन सा कलर आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, रेड आ रहा है, येलो आ रहा है। रेड आएगा तो मतलब बहुत हद तक कम आर्म सरकमफ्रेंस है। ठीक है, और येलो आएगा तो मतलब वो माइल्ड है, और ग्रीन आएगा तो मतलब ठीक है।
तो इस तरह से हम मिड आर्म सर्कमफ्रेंस लेते हैं मेजरिंग टेप से। तो इट द कट ऑफ पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी लेस देन 75% ऑफ एक्सपेक्टेड मिड आर्म सर्कमफ्रेंस एंड चाइल्ड इज लेबल्ड एज मैल नरिश्ड। अगर उसका 14 सेंटीमीटर से कम हो तो उसको हम कहते हैं मलर, इट इज़ मैल नरिश्ड। फिर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो हमारा होता है स्किन फोल्ड थिकनेस। स्किन फोल्ड थिकनेस हम कहाँ से मेजर करते हैं? एक हमारा होता है ट्राइसेप्स, वहाँ से हम स्किन फोल्ड मतलब हमने जस्ट एक किसी को ना जैसे वो चुटकी काटते हैं ना, तो उसकी वो जो स्किन हम खींचते हैं, ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली कि हम स्किन फोल्ड चेक कर रहे हैं। तो उसको जो है ना मतलब क्या करना है, स्किन फोल्ड को आपने लेना है। अभी कहाँ से आप चेक कर सकते हो? ट्राइसेप से या बैक ऑफ शोल्डर से। तो उसके लिए जो आपकी चीज़ यूज़ होती है उसको कहते हैं हरपेंडन कैलिपर्स। नॉर्मल जो स्किन फोल्ड थिकनेस होती है वो 9 to 11 सेंटीमीटर होती है। ऑब्वियसली 9 से कम होगी तो इसका मतलब कि इसकी स्किन फोल्ड थिकनेस कम है और ये बच्चा मैल नरिश्ड है। थर्ड थिंग इज़ क्वैक स्ट्रिप। इट इज़ अ स्पेशल टेप विद कलर्स ऑन इट, ठीक है। ये मिड आर्म सर्कमफ्रेंस के लिए ही होता है। इसमें हम यही करते हैं कि एक क्वैक स्ट्रिप यूज़ करते हैं। ये वाली जो स्ट्रिप है ना, इसको क्वैक स्ट्रिप कहते हैं, अदरवाइज़ ये वही चीज़ है। तो उसके लिए जो है अगर हमारा येलो जोन आ रहा है तो इसका मतलब 12 to 14 सेंटीमीटर के दरमियान में है, क्योंकि नॉर्मल हमने देखा 12.5 to 16.5 सेंटीमीटर होता है। अगर 12 to 14 सेंटीमीटर के दरमियान में है तो इसका मतलब बॉर्डर लाइन है मैलन्यूट्रिशन। और अगर 12 सेंटीमीटर से भी कम है तो इसका मतलब कि स्पीयरली रेड में आएगा, तो रेड मैलनरिश्ड है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारी ये क्लासिफिकेशंस हो गई, गोम्स, वाटरलो क्लासिफिकेशन, वेलकम क्लासिफिकेशन और जनरल क्लासिफिकेशन। अब ये जो बाकी क्लासिफिकेशंस हैं, दीज आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट और जिनको करने की ज़रूरत नहीं है। हम करते हैं आगे वैल्यूएशन ऑफ द मैलनरिश्ड चाइल्ड। तो हमने मैलनरिश्ड चाइल्ड की वैल्यूएशन करनी है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं, फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो हिस्ट्री में हम बच्चे की एज नोट करेंगे सबसे पहले, फिर उसके डाइट का पूछेंगे मदर से, क्या खाता पीता है आपका बच्चा। ब्रेस्ट फीडिंग पूछेंगे, कब शुरू की थी, कब तक करवाई, कितने साल करवाई, वीनिंग कब स्टार्ट की, उसमें आप क्या क्या फूड्स देती थी इसको। सिंक आप उसकी आइज़ चेक करेंगे बच्चे की और उसे पूछेंगे मदर से इरिटेबल तो नहीं है, वॉमिटिंग या डायरिया तो नहीं है इसको, और अब इसने यूरिन कितनी देर पहले किया था, इसका बर्थ वेट कैसा था, प्रीमेच्योर बच्चा तो नहीं पैदा हुआ था, सही पैदा हुआ था, मोटा था, बहुत पतला था, कैसा था, माइलस्टोन्स कैसे अचीव किए इसने सारे, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के। बैठना कब शुरू किया, चलना कब शुरू किया, नेक होल्डिंग कब स्टार्ट की, ये सारी आ जाती हैं। फिर इम्यूनाइजेशन का पूछना है कि आपने इसको जो है वो हिफाजती टीके सारे लगवाए हुए हैं, तो ये सारा हिस्ट्री ले ली मदर से। उसके बाद क्या किया? फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हम क्या करेंगे? बच्चे को पूरा देखना है आपने, बच्चे का वेट लेना है। चलो बच्चे जाके मशीन पे खड़े हो, वेट चेक करवाओ अपना। हाइट लेनी है, हाइट चार्ट होगा वो आपने ले लेनी है। फिर आपने उसकी एडिमा नोट करना है, क्योंकि एडिमा से आप कौन सी क्लासिफिकेशन करते थे? वेलकम क्लासिफिकेशन। एडिमा होता था तो आप कंसिडर करते थे क्वाशियोरकर या मरास्मिक क्वाशियोरकर, उसको आप वेट के साथ कंपेयर करते थे। और अगर एडिमा नहीं होता था तो मरास्मर और पॉन्ड्रल रिटार्डेशन को देखते थे, उसको वेट के साथ देखते थे, ठीक है। फिर आपने बच्चे का लिवर जो है उसको पैल्पेट कर लेना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जॉन्डिस देख लेना है कि कहीं उसको वो जॉन्डिस तो नहीं है बच्चा। उसकी एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखनी है आपने, उसको पैलर देखना है कि कहीं उसको आयरन की कमी तो नहीं है। उसके बाद आपने उसके साइंस ऑफ सर्कुलेटरी कोलैप्स देखने हैं, उसको पानी पिलाना है, ये पकड़ो पानी पियो, अगर वो बहुत तेज़ तेज़ पी रहा होगा इसका मतलब वो डिहाइड्रेटेड बच्चा है। फिर उसका आपने टेम्परेचर ले लेना है थर्मोमीटर से, वाइटल्स देख लेने हैं उसके सारे, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, ठीक है।
उसके बाद आपने उसकी आइज़ देखनी है। आइज़ में अगर आपको कोई ड्राइनेस वगैरह लग रही है या कॉर्निया पे ऐसे लीजन्स नज़र आ रही हैं, इसका मतलब इसको विटामिन ए की कमी है। उसके बाद आपने उसकी स्किन देख लेनी है कि उसको कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि सेकेंडरी मैलन्यूट्रिशन की एक कॉज है इन्फेक्शंस। फिर आप क्या करोगे, आप उसकी पर्परा देख लो कि कहीं उसको बॉडी पे पर्पल निशान तो नहीं है। फिर आपने उसका रेस्पिरेटरी रेट देख लेना है, उसकी रेस्पिरेशन की टाइप देख लेनी है, हार्ट फेलियर निमोनिया के साइंस देख लेने हैं। ओवरऑल आपने सारा बच्चे को एग्जामिन कर लेना है। फिर आता है इन्वेस्टिगेशंस। आप इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे मैलनरिश्ड बच्चे को? आपके ख्याल में क्या करवाना चाहिए? CBC करवा लें, ब्लड ग्लूकोज करवा लें, चेस्ट एक्सरे करवा लें, इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लें बच्चे के। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ब्लड ग्लूकोज फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड स्मीयर फॉर मलेरियल पैरासाइट। CBC में HB चेक कर लेंगे आप, पैक्सल वॉल्यूम कर लोगे अगर बच्चा आपको जॉन्डिस लग रहा है, पैलर लग रहा है। ठीक है, UTI के लिए यूरिन कल्चर एग्जामिनेशन कर लोगे, ओवा और सिस्ट्स के लिए, क्योंकि पैरासाइटिक इन्फेक्शंस की वजह से आपको पता है बच्चा मैलनरिश हो सकता है, तो आप फीसेस कल्चर एग्जामिनेशन कर लोगे। देन you're हैविंग चेस्ट एक्सरे आप करवा लोगे, स्किन टेस्ट फॉर TB करवा लोगे, सीरम प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये बहुत जनरल सी इन्वेस्टिगेशंस हैं। आप किसी भी मैलनरिश्ड बच्चे के अंदर यही इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हो। CBC है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ग्लूकोज लेवल है, चेस्ट एक्सरे है, और इसके अलावा TB का टेस्ट हो गया। और आप कंसिडर करो उसके यूरिन में कल्चर एग्जामिनेशन, फीसेस कल्चर एग्जामिनेशन, और जो है ये चीज़ें हैं बहुत आसान, ब्लड स्मीयर एग्ज़ाम बाय माइक्रोस्कोपी। ठीक हो गया। तो ये हमारी अभी तक हमने जो है मैलन्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखी, प्राइमरी सेकेंडरी टाइप्स उसकी देखी, उसकी कॉजेज़ देखी, क्लासिफिकेशन हमने देखी और इवैल्यूएशन की ऑफ द मैलनरिश्ड चाइल्ड। नेक्स्ट पार्ट से हम करते हैं मरासमस।